हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज जो हमारी CHO की क्लास है उसका टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इससे पहले 15 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जितनी भी, ठीक है, जिसको आप NCD भी बोलते हैं, जिसमें क्या आ जाते हैं, डायबिटीज आ जाती है, हाइपरटेंशन आ जाते हैं, कैंसर आ जाती है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं, वो सारे हम इस वीडियोज में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं विद फिगर, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इज अ लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन, एक मिनट में पॉइंटर ले लेती हूँ। Is a long-term medical conditions in which the blood pressures in the artery is persistently elevated। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसी मेडिकल कंडीशन किसको बोलेंगे हम, जिसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर आर्टरीज में लंबे समय तक क्या रहता है, बढ़ा रहता है, उसको मेडिकल कंडीशन की टर्म है, उसमें हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है हाइपोटेंशन बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे, सी ऑप्शन है आर्ट्रियोवीनस मालफॉर्मेशन बोलेंगे, या राइनोइड्स फिनोमेनाज कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसको क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे। आर्टरीज में जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, परसिस्टेंटली मतलब बहुत लंबे समय तक क्या रहता है, एलिवेटेड रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे। हाइपोटेंशन कहेंगे जिसमें क्या रहता है, जो ब्लड प्रेशर है वो क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है, एलिवेटेड ना होकर के क्या हो जाता है, कम रहता है, उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। अब समझ लेते हैं हाइपरटेंशन की कुछ और कैटेगरीज भी इसको डिवाइड किया गया है। जो हाइपरटेंशन की है उसको ऑप्टिमल, नॉर्मल और हाई नॉर्मल, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, इसमें इसको डिवाइड किया गया है। जैसे जो नॉर्मल जो इसका होता है वो कितना होता है, 120 से लेकर के और 80 के बीच में होता है, ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की। बट इसको नॉर्मल 120 से लेकर के अगर 129 तक भी है तो वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन में आता है, और 80 से लेकर 84 तक। बट हाई कब हो जाएगा, जब ये 130 से लेकर 139 और इधर जो डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो 85 से 89 के बीच में रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहेंगे। सिस्टोलिक आपको पता ही क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है, ठीक है, ये हार्ट की क्या होती है, कॉन्स्ट्रक्शन और जो डायलेशन होता है उससे रिलेटेड है। जब हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक, और जब हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है, तो उस टाइम क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो होता है डायस्टोलिक। इसके अलावा इसकी ग्रेड्स भी हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि फर्स्ट ग्रेड हाइपरटेंशन में कौन सी रेंज है और सेकंड ग्रेड में कौन सी है, थर्ड ग्रेड में कौन सी है। तो जो फर्स्ट ग्रेड की जो हाइपरटेंशन है वो कितने से कितने के बीच में होना चाहिए होता है, अगर वो उसका ब्लड प्रेशर 140 से 159 के बीच में आ रहा है तो वो फर्स्ट ग्रेड हाइपरटेंशन में आ जाता है। और डायस्टोलिक में कितना आएगा, 90 से लेकर 99 तक। सेकंड ग्रेड जो हाइपरटेंशन है वो हो जाता है 160 से लेकर के और 179, 10 का इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, और इसमें हो जाएगा 100 से लेकर के 109 तक का। और थर्ड ग्रेड में आ जाएगा अगर 180 से ज़्यादा आ रहा है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर 110 से ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन ग्रेड थर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद करनी है ये चीज़ें, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। पिछली बार का जो CHO का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत इजी क्वेश्चन आया था हाइपरटेंशन से ही, और वो था कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसकी कितनी रेंज होती है, ठीक है। तो वो होती है, आपको पता ही है सबको, 120 से लेकर 80 तक की जो रेंज होती है वो क्या होती है, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको केवल यही याद रखने के लिए है, और बाकी की जो है वो इतना आपके इम्पोर्टेंट के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल
and includes most common cancer and include nearly all those in the breast, prostate gland and lungs, pancreas and colon। क्वेश्चन को समझ लीजिए आप एक बार कि आपको ऐसी कैंसर का टाइप बताना है। कैंसर डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी किस किस टाइप की कैंसर्स होती है और कहाँ कहाँ पर वो पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का एक बार हम मीन समझ लेते हैं कि डैश इज डिराइव्ड, मतलब ऐसी कैंसर बताना है जो एपिथेलियल सेल से डिराइव्ड होती है एंड जो कहे मोस्ट कॉमन कैंसर है। इसके अलावा ये जो कैंसर पाई जाती है मोस्टली कहाँ कहाँ पाई जाती है, ब्रेस्ट में पाई जाती है, प्रोस्टेट और लंग्स और पेनक्रियाज और कॉलन, इनमें क्या जाती है, नियर ऑलमोस्ट इन जगह पर ये पाई जाती है और मोस्ट कॉमन टाइप है कैंसर का। इसके अलावा ये एपिथेलियल सेल से क्या होती है, डिराइव्ड होती है। ऑप्शन आपके सामने है, कार्सिनोमा बोलेंगे उसको, सार्कोमा, ब्लास्टोमा या फिर जर्म सेल, ठीक है। ये कैंसर के टाइप्स हैं अलग अलग, तो इनको भी मैं बताऊंगी कौन सी सेल से कौन सी कैंसर डिराइव्ड होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो इसको बोलते हैं कार्सिनोमा। अब देख लीजिए आप, इतनी टाइप्स की ये कैंसर्स होती है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, जर्म सेल और ब्लास्टोमा। ये जो ऑप्शन है वो ही मैंने आपको यहाँ लिख रखा है। अभी इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपका एक बैठ सकता है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। अब कार्सिनोमा जो कैंसर है वो सबसे पहले तो क्या है, एपिथेलियल जो सेल होती है उससे डिराइव्ड होती है। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ब्रेस्ट में, प्रोस्टेट, लंग्स, पेनक्रियाज और कोलन में, इन चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा जो सार्कोमा है, सार्कोमा टाइप की जो कैंसर होती है वो कहाँ से डिराइव्ड होती है, ये होती है कनेक्टिव टिश्यू से। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है ध्यान में रखना, सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू से डिराइव्ड होती है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं जैसे क्या हो गया, बोन है, ठीक है, कार्टिलेज है और फैट वगैरह है, इससे ये क्या होती है, इसके एग्जांपल, इसमें ये कैंसर ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो लिम्फोमा या फिर ल्यूकेमिया, ठीक है, लिम्फोमा या फिर डैश कर लेना यहाँ पर, ल्यूकेमिया जो टाइप की जो कैंसर होती है उसको ये पाई जाती है ब्लड फॉर्मिंग जो सेल होती है, जो ब्लड को बनाती हैं वो सेल्स, जैसे कि बोन मैरो हो गई, ठीक है, इसमें ये क्या पाई जाती है, लिम्फ नोड है, इनमें ये पाई जाती है। लिम्फोमा से लिम्फ नोड समझ लेना, लिम्फ नोड में कौन सी कैंसर पाई जाती है, लिम्फोमा टाइप की। और ल्यूकेमिया में क्या, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो होता है ल्यूकेमिया। और बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो भी इसी का एक टाइप है। इसके अलावा जर्म सेल, जर्म ट्यूमर सेल किसमें पाई जाती है, डिराइव्ड फ्रॉम प्लूरिपोटेंट सेल। प्लूरिपोटेंट सेल्स मतलब क्या होता है कि जो इसमें पाई जाती है, ओवरी होती है, टेस्टिकल्स होते हैं, इनमें जो पाई जाती है ये पाई जाती है कौन सी, जर्म सेल ट्यूमर। और ब्लास्टोमा पाई जाएगी आपकी किसमें, कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम इमेच्योर परकर्सर सेल, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक टिश्यू, जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं उसमें क्या है, ये पाई जाती है। आप इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। एम्ब्रियोनिक जो टिश्यू होते हैं जैसे फीटस वगैरह बनता है, तो उस टाइम की जो सेल होती है या फिर इमेच्योर जो परकर्सर सेल होते हैं उसमें ब्लास्टोमा टाइप की कैंसर पाई जाती है। तो ये आपको कैंसर के टाइप याद रखने हैं, इनके एग्जाम्पल याद रखने। अब आपके क्वेश्चंस आप आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं क्योंकि हम पहले इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं। कैंसर्स डिराइव फ्रॉम इमेच्योर परकर्सर सेल और एम्ब्रियोनिक टिश्यू, जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू से बनती है, या फिर इमेच्योर जो सेल होती है, परकर्सर जिसको बोलते हैं। परकर्सर मतलब किसी का भी, मतलब कोई जो स्टार्टिंग का जो रूप होता है जिससे वो सेल क्या होती है बाद में मैच्योर हो जाती है, ठीक है। किसी भी सेल का जो इमेच्योर पार्ट होता है जिससे वो क्या बनती है, जैसे बोन है, जैसे हाँ बोन है, तो बोन स्टार्टिंग में किससे बनेगी, बोन का क्या होता है, एक परकर्सर होता है, ठीक है, उससे क्या होती है फिर बोन्स के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं और फिर बोन मैच्योर जाकर के होती है। इसी तरह से ब्लड है, ब्लड भी क्या होता है, ब्लड का भी क्या होता है, एक परकर्सर पार्ट होता है, इमेच्योर सेल होती है जिसको रेटिकुलोसाइट्स भी कहते हैं। हाँ, मैं बता रही हूँ ब्लड का, आरबीसी का, जो आरबीसी बनती है तो उसका जो स्टार्टिंग पार्ट होता है जहां से वो बनना स्टार्ट करती है, इमेच्योर जो पार्ट होता है उसका वो होता है रेटिकुलोसाइट्स होता है। उससे क्या होती है, वो धीरे धीरे मैच्योर होकर के आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। इसी तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो सेल होती है उनके इमेच्योर पार्ट होते हैं। तो इमेच्योर जो पार्ट या सेल्स होती हैं उससे जो सेल कैंसर बनता है उसको हम कौन सा टाइप का कैंसर बोलेंगे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका कार्सिनोमा, सार्कोमा, ब्लास्टोमा या फिर जर्म सेल, ठीक है। तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्लास्टोमा उसको कहेंगे, ठीक है।
immature precursor cell. Cancer derived from pluripotent cells most often presenting in the testicles और ओवरी. जो टेस्टिकल्स और ओवरी में जो सेल पाई जाती हैं उनकी वजह से जो कैंसर होता है उसको हम क्या कहेंगे, और किससे डिराइव्ड होती है, प्लूरिपोटेंट सेल से डिराइव्ड होती है, बनती हैं. तो ऑप्शन आपके सामने क्या है, लिम्फोमा है, सार्कोमा, ब्लास्टोमा या फिर जर्म सेल. ठीक है, जर्म सेल है. तो आपको इससे ध्यान में रख लेना है कि कौन सा इसमें ट्यूमर या कैंसर पाया जाएगा. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर. जर्म सेल जो ट्यूमर होता है वो होता है जो किससे डिराइव्ड होता है, प्लूरिपोटेंट सेल से. और एक इसमें पाया जाता है मोस्टली जो टेस्टिकल्स होते हैं, मेल में क्या होता है, टेस्टिकल. ठीक है, जिससे स्पर्म बनते हैं, और ओवरी. ठीक है, जिससे ओवम बनते हैं. जर्म्स बनते हैं, स्टार्टिंग में जर्म सेल होती है, उसी से क्या होता है आगे का फॉर्मेशन होता है. तो जो फीमेल होती है उसमें क्या होते हैं, ओवरी होते हैं, और मेल होता है जिसमें क्या होता है, टेस्टिकल्स होते हैं. तो इनका जो कैंसर होता है वो कौन सा होता है, जर्म सेल ट्यूमर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अराइज फ्रॉम हेमेटोपोइटिक सेल that leave the bone marrow and tend to mature in the lymph node and blood respectively. अब इस कैंसर का नाम बताना है आपको कि ऐसा कैंसर जो किससे अराइज होता है, हेमेटोपोइटिक सेल. हेमेटोपोइटिक सेल किसको बोलते हैं, जिससे ब्लड फॉर्मेशन होता है, जैसे बोन मेरो हो गया. ठीक है, वो वाली. दैट लीव बोन मेरो जो कहाँ पर जाती है, बोन मेरो में जाती है, और उसके बाद मैच्योर होकर के किस में चली जाती है, वो लिम्फ नोड में चली जाती है या फिर ब्लड का फॉर्मेशन कर देती हैं. तो ऐसी जो सेल का जो कैंसर होता है उसको हम क्या कहेंगे, बहुत इजी है. इसी के मतलब क्वेश्चन में ही इसका नाम छुपा है. लिम्फ नोड आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा सर, लिम्फोमा हो जाएगा. ठीक है, मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया आपको ऑप्शन बताने से पहले. तो इसका जो राइट आंसर है वही होगा लिम्फोमा. ठीक है, और भी ऑप्शन देख लो आप, इसमें सार्कोमा है, ब्लास्टोमा है और जर्म सेल. इनके हम चारों के बारे में पढ़ चुके हैं. सार्कोमा किस में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है. ब्लास्टोमा किस में होता है, जर्म सेल्स में, सॉरी जो टेस्टिकल्स होते हैं या फिर ओवरीज होती है उसमें पाया जाता है. और जर्म सेल्स किस में होती हैं ये भी आपको पता है. ठीक है, इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ठीक है, तो और अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. चारों पता होने चाहिए आपको कि कौन कौन से टाइप का कौन कौन सा कैंसर होता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अराइज फ्रॉम सॉरी ये आपको मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये फिगर आया है. तो इसमें देख लीजिए आप, लिम्फोमा है, कैंसर सेल फ्रॉम लिम्फोसाइट्स है. कैंसर सेल में डेवलप इन थाइमस, लिम्फ नोड, बोन मेरो और स्प्लीन एंड ट्यूमर इन लिम्फ नोड. ठीक है, ये इसके बारे में बता रखा है. जो लिम्फोमा जो टाइप का जो कैंसर होता है वो कहाँ कहाँ पर ये होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजल्ट फ्रॉम द पेनक्रियाज फेलियर टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन. अब जो डायबिटीज के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो मेनली कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3. अब टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, टाइप 3 डायबिटीज क्या होता है. अगर इसके बारे में आप डिटेल से और जानना चाहते हैं कि डायबिटीज क्या है तो इसका मैंने वीडियो बना रखा है और आप चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं डायबिटीज के बारे में. इसके अलावा जो डायबिटीज के टेस्ट हैं वो भी मैंने बता रखे हैं कि कौन कौन से टेस्ट या डायग्नोस किए जाते हैं डायबिटीज को चेक करने के लिए. और अगर आपको केवल डायबिटीज के बारे में ही जानना है तो भी आप वीडियो को चैनल पर जाकर के देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम केवल थोड़ा इसका ब्रीफ में ही करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा मैं यही समझाने लगी आपको तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. इसलिए समझ लीजिए पहले, सबसे पहले कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि रिजल्ट फ्रॉम द पेनक्रियाज फेलियर. पेनक्रियाज क्या हो गया, फेल हो गया. पेनक्रियाज फेल हो गया तो उसमें क्या नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा. और इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन को बाहर से लेना पड़ेगा. और बाहर से लेना पड़ेगा इसका मतलब क्या हो गया, हम उस पर इंसुलिन पर डिपेंड हो गए. और इंसुलिन पर अगर डिपेंड हो जाते हैं तो वो जो टाइप होती है डायबिटीज की वो होती है टाइप 1 डायबिटीज. ठीक है, ध्यान से सुन लेना इसको. ठीक है, अगर पेनक्रियाज फेल हो जाता है, पेनक्रियाज नहीं मतलब काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा. इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बॉडी हमारी डिपेंड हो जाएगी बाहर से इंसुलिन लेने के लिए. और उस टाइप की जो डायबिटीज होती है उसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज. ठीक है, क्लियर हो गया आपके बात. इसके बाद आ जाए टाइप 2 जो डायबिटीज है वो क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो हमारी बॉडी में बनता है पर जो हमारी बॉडी है उसके प्रति क्या हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है. उसके प्रति क्या नहीं कर पाती है,
जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज पर अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाता, जिससे बॉडी ग्लूकोज को क्या नहीं करती है, यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो ऐसे जो टाइप की जो डायबिटीज होती है उसको बोलते हैं एनडीडी, ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। नेक्स्ट जो होती है वो होती है गैस्ट्रेस्टाइनल डायबिटीज। गैस्ट्रेस्टाइनल डायबिटीज का मतलब होता है कि ऐसी डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में हो जाती है, प्रेगनेंसी की वजह से जो डायबिटीज होती है उसको बोलते हैं हम गैस्ट्रेस्टाइनल डायबिटीज। ये जो डायबिटीज है आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद क्या हो जाती है, ये रिकवर हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है कि जो तीनों टाइप की जो डायबिटीज होती है वो कौन कौन सी होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ए, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं, ये और इसका एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर मैंने, जैसे है कि जो टाइप 1 डायबिटीज है वो 10% तक पाई जाती है और टाइप 2 डायबिटीज है वो 90% तक पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो डायबिटीज होती है वो कौन सी होती है, टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज होती है। और ये किसकी वजह से होती है, मोस्टली एडल्ट में पाई जाती है टाइप 2। कई बार ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, टाइप 2 एडल्ट में पाई जाती है, जबकि जो बच्चों में जो पाई जाती है वो क्या होती है, टाइप 1 प्रकार की डायबिटीज होती है, जिसको जेनोवाइरल डायबिटीज भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बता ही दिया मैंने आपको गैस्ट्रेस्टाइनल डायबिटीज, इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को चेंजेस करना है और इससे क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा रिकवर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगिन विथ इंसुलिन रेजिस्टेंस एज सेल फाल टू रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपरली। मतलब उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इंसुलिन के प्रति बॉडी क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है और इंसुलिन को प्रॉपर रूप से क्या नहीं करती, रेस्पॉन्ड नहीं करते। तो ऐसी डायबिटीज को क्या बोलेंगे, टाइप 1 डायबिटीज, 2 या फिर गैस्ट्रेस्टाइनल डायबिटीज या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टाइप 2 डायबिटीज उसको कहेंगे। Dash is a form of joint disorder that involve inflammations in one or more joint। मतलब joints में क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो गया है, एक से अधिक joints है उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो गया है। तो ऐसे joint disorder को क्या नाम कहेंगे, फ्रैक्चर कहेंगे, आर्थराइटिस कहेंगे या एपिलेप्सी या फिर CHD कहेंगे, ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बी, आर्थराइटिस उसको कहेंगे। जॉइंट्स में किसी तरह का इन्फ्लामेशन आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, आर्थराइटिस कहेंगे। आर्थराइटिस जैसे इस तरह से आपको दिख जाएगा, ये नॉर्मल आपका बोन्स के स्ट्रक्चर है और इसमें जैसे ये इन्फ्लामेशन हो गया, ये जॉइंट्स हैं, तो इसमें ये क्या है, रूमेटिक आर्थराइटिस कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोनरी हार्ट डिजीज इज आल्सो नोन एज। कोरोनरी हार्ट डिजीज को और किस नाम से जानते हैं, इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, इरिथमियाज है या फिर मिट्रल रिगर्जिटेशन। ये सारे ही जो प्रॉब्लम्स से आपको दिखाई दे रहे ऑप्शंस हैं वो सारे हार्ट डिजीज से रिलेटेड है। बट उस कंडीशन को क्या कहेंगे जिसमें क्या होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मैं बता देती हूँ आपको, इसका हो जाएगा राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। इस्चेमिक हार्ट डिजीज है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कहते हैं। बट जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है उसमें क्या होता है कि जो हार्ट का जो हार्ट वॉल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। हार्ट में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं, वॉल्व क्या काम करते हैं, इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में मिक्सअप होने से रोकते हैं। तो इसमें क्या होता है, रूमेटिक जब फीवर होता है, रूमेटिक फीवर होने की कंडीशन में क्या हो जाता है, ये जो इसके वाल्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसके कारण क्या हो जाते हैं, उसमें हार्ट में वाल्व डैमेज हो जाते हैं तो प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्सअप होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसके बाद आ जाता है एरिथमियाज। एरिथमियाज का मतलब क्या होता है, रिदम, ठीक है, रिदम के आगे क्या लग गया, आर लग गया, तो मतलब इरेगुलर हो जाती है, हार्ट बीट क्या होने लग जाती है, इरेगुलर हो जाती है। उस कंडीशन को एरिथमियाज बोलते हैं, कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो होता है मिट्रल रिगर्जिटेशन। मिट्रल रिगर्जिटेशन का मतलब जो मिट्रल वाल्व होता है वो क्या होता है, टाइटली क्लोज नहीं हो पाता है, ठीक है। टाइटली क्लोज नहीं होने के बाद क्या होता है कि जो ब्लड है उसका फ्लो वापस से उसमें आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें मिक्सअप हो जाता है प्योर और इम्प्योर ब्लड। तो इस कंडीशन को भी बोलते हैं मिट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है। ये तो ये चारों ऑप्शंस हो गए। इसके अलावा अब आप देख लीजिए इस्चेमिक हार्ट डिजीज भी क्या होती है। इस्चेमिक हार्ट डिजीज में क्या होता है
कि जो ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है और ये आर्टरी की क्या है, आपको वॉल दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का कोई रुकावट इसमें नहीं है, तो ब्लड का फ्लो आसानी से इसमें हो जाता है और आसानी से फ्लो होने के बाद ये कहाँ चली जाएगी, हार्ट को, और हार्ट को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई करेगा और हार्ट अपना अच्छा वर्क करेगा। बट इन केस ऑफ डिजीज कंडीशन में क्या होता है कि ये वाल के ऊपर क्या हो जाता है कि फैट डिपॉजिट होने लग जाता है। फैट डिपॉजिट होने लग जाएगा तो इसका क्या होगी, आर्टरी क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी और ब्लड का फ्लो क्या नहीं होगा, हार्ट को प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा, और जब ब्लड हार्ट को नहीं जा पाएगा अच्छी तरह से, ऑक्सीजन उसको सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगी, उसकी मसल्स डैमेज हो जाएंगी हार्ट की, और हार्ट अच्छी तरह से बीट नहीं करेगा, और हार्ट बीट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगी, या हार्ट डिजीज होने के चांसेस रहेंगे, इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। क्लियर। नेक्स्ट, modifiable risk factor of coronary heart disease involve all of the following except मतलब इसको छोड़ करके आपको बताना है, आपको modifiable risk factor of coronary heart disease कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एक को छोड़ करके। ठीक है, एक नहीं है modifiable risk factor बल्कि और है, एक है नॉन मॉडिफाइबल। तो इसका बताना आंसर क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और जेनेटिक। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो मॉडिफाइबल नहीं है, जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो रिस्क फैक्टर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। जेनेटिक जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, नॉन मॉडिफाइड होता है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, बल्कि इनको क्या कर सकते हैं हम, चेंज करके और कोरोनरी हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर है तो इसको भी लाइफस्टाइल में चेंज करके क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल है, अगर हम ज्यादा घी वगैरह खा रहे हैं तो उसको भी क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में है, कम कर सकते हैं। स्मोकिंग को भी क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये अपने हाथ में है। ठीक है, कर सकते हैं इस चीज को भी। बट जो जीन होते हैं, जेनेटिक जो फैक्टर होता है, फैमिली से जो आता है, फैमिली हिस्ट्री से जो फैक्टर्स आते हैं, उनको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर। नेक्स्ट, ये और इसमें कुछ दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, आप इनको देख लेना। ठीक है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, death occurs when there is disease process or abnormal is associated with its causations, as in disease of kidney, congenital disease of aorta and other। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, मतलब ऐसी कॉजेशन, ऐसा एबनॉर्मलिटी जिसके कारण इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी में कंजेनाइटल डिजीज है ऑफ एरोटा एंड अदर, दूसरी डिजीज भी इससे हो जाती है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, अकर्स व्हेन देयर इज डिजीज प्रोसेस और एबनॉर्मलिटीज एसोसिएटेड विद इट्स कॉज, जिसके कारण क्या होते हैं ये डिजीज भी हो जाते हैं, आपको उसको बताना है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं ये डिजीज भी होने के चांसेस रहते हैं, किडनी के है, कंजेनाइटल डिजीज है, या फिर दूसरी डिजीज जिससे हो जाती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलेंगे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, या एरिथमियाज बोलेंगे, या आर्थराइटिस बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उसको बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, सेकेंडरी हाइपर, अगर प्राइमरी हाइपरटेंशन है ठीक है, लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या हो जाता है, जिसके कारण और डिजीज और जो ऑर्गन्स होते हैं और जो जिन पर क्या हो जाता है इफेक्ट पड़ने लग जाता है हाइपरटेंशन की वजह से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइपरटेंशन सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में और ऑर्गन्स इफेक्ट इतने ज्यादा नहीं होते हैं, बट हाइपरटेंशन की ग्रेड ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो जिसकी वजह से और ऑर्गन भी क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे हाइपरटेंशन को हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अरेथमियाज मैंने बताई दिया, आर्थराइटिस क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है, तो और हम इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज। नेक्स्ट है, इन इंडिया डैश इज द लीडिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिस्क। इंडिया में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है एनसीडी, उसका क्या रिस्क है वो बताना है आपको। हाइपरटेंशन है, कैंसर है, डायबिटीज है, या एपिलेप्सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइपरटेंशन की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है इंडिया में। अगर हाइपरटेंशन हो गया तो इसके साथ साथ और डिजीजें भी होने के चांसेस रहते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका हार्ट डिजीज से रिलेटेड हो गया, तो ये एक दूसरे से क्या होती हैं, को रिलेटेड होती हैं। हाइपरटेंशन की वजह से अगर दूसरे ऑर्गन, अभी बताया था मैं, हाइपरटेंशन में दूसरे ऑर्गन इफेक्ट हो रहे हैं, दूसरी डिजीजेज हो रही है, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर आ जाता है।
नेक्स्ट है डैश ऑफ रूल ऑफ हाल्स of hypertension that state half of the people with high blood pressures are not no। इसको समझ लेना अच्छी तरह से क्या है ये, ठीक है। हाइपरटेंशन के रूल है ये, ठीक है। और 3 रूल है, तीनों को आप अच्छी तरह से याद करना है। फर्स्ट रूल में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा और थर्ड में क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छी तरह से आप इसको समझ लेना, ठीक है। समझा रही हूँ मैं आपको। रूल ऑफ हावेल्स, इसको कौन सा रूल बोलेंगे, ये वाला जो रूल यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है इनमें से कौन सा रूल होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होगा। रूल ऑफ halves of hypertension state that half the people with high blood pressure are not know। मतलब आधे लोग ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन का है लेकिन उनको क्या है पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कि उनको हाइपरटेंशन है। तो वो किस रूल में आएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, रूल फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूल फर्स्ट के अंदर आते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे हाफ पर्सन जिनको हाइपरटेंशन के बारे में जो वो अननोन है वो, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। इसको और मैंने यहाँ पे और एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसको और अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और मैं बता देती हूँ आपको कि जो हाफ पर्सन है जिनको क्या है हाइपरटेंशन के बारे में वो क्या है अननोन है, वो आते हैं फर्स्ट रूल में। सेकंड रूल में क्या होते हैं कि जिनको पता है, मतलब जिनको डायग्नोस हो चुका है पर उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं वो क्या आते हैं सेकंड रूल में आते हैं। थर्ड रूल में क्या आते हैं कि जिनको ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है बट उनका जो हाइपरटेंशन वो कंट्रोल नहीं है, तो वो किस में आते हैं, थर्ड रूल के अंदर आते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। The rule of halves of hypertension state that half of those are not treated। जो क्या है treated नहीं है, मतलब जिनका इलाज नहीं किया जा रहा है, डायग्नोज तो हो चुके हैं, वो उनको पता तो चल गया है कि हमें हाइपरटेंशन है बट उनको क्या नहीं दी जा रही है, मेडिसिन नहीं दी जा रही है, वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं वो जो, तो वो कौन से उसमें आएंगे, तो वो आएंगे आपके रूल नंबर सेकंड में। क्लियर। सेकंड नेक्स्ट जो रूल होगा वो क्या होगा, dash of rule of Hall's of hypertension state that half of those treated are not controlled। जो क्या है, those treated वो क्या ट्रीट तो कर रहे हैं बट आर नॉट कंट्रोल, लेकिन वो कंट्रोल नहीं है। तो ये कौन से में आ जाएगा, आपके रूल नंबर 3 में आ जाएगा। क्लियर हो गया आपके बाद। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, अच्छी तरह से आप इस चीज को याद कर लेना, क्वेश्चन हो सकता है आपका इसमें से जरूर बैठ जाए। तो फर्स्ट रूल में कौन आते हैं, जिनको हाइपरटेंशन के बारे में पता ही नहीं है, दे आर अननोन है, ठीक है, जिनको पता नहीं मतलब डायग्नोस वो नहीं हुए। सेकंड में आते हैं कौन से, कि जो डायग्नोस हो चुके हैं बट नॉट ट्रीटेड, जो ट्रीटेड नहीं किए जा रहे, जिनको इलाज नहीं मिल रहा है। थर्ड में कौन आते हैं, जो ट्रीट हो रहे हैं बट कंट्रोल में नहीं है, वो थर्ड रूल में आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ना BMI क्राइटेरिया बेस्ड ऑन WHO नॉर्मल हेल्दी कैटेगरी। BMI क्या होता है, BMI फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, बॉडी मास इंडेक्स होता है ये। तो नॉर्मल जो हेल्दी कैटेगरी है वो कौन सी रेंज में होती है वो आपको बताना है इसमें। ऑप्शन है बिलो 18.5, 18.5 टू 24.9 होता है, 25 से लेकर 29.9 होता है, या मोर देन 30 होता है। तो जो नॉर्मल BMI है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 18.5 से लेकर के 24.9 है, वो किस में आता है, नॉर्मल BMI में आता है। और इसको निकालते कैसे हैं हम, इसको हम निकालते हैं वेट अपॉन वेट में लेते हैं डेनोमिनेटर, और उसके बाद अपॉन में क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं, और वो किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में ली जाती है। और वेट को किस में लेते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। किसी पर्सन का वेट कैसे हो ले लिया, जैसे 50 kg का है तो ऊपर ले लिया, और मीटर स्क्वायर आपका उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर जितनी भी उसकी हाइट बन रही है उसको मीटर स्क्वायर में लेना है आपको। अब ये है आपका WHO ने जो क्लासिफिकेशन किया है उसके अनुसार, जैसे अंडर वेट है, अगर 18.5 से ज्यादा आ रहा है तो वो किस में आ जाएगा, अंडर वेट है जिसका वेट। अब मैंने बताया यहाँ पर जैसे इसका फॉर्मूला होता है kg पर मीटर स्क्वायर। नॉर्मल जो रेंज होती है 18.5 से 24.9, इसको याद कर लेना अच्छी तरह से आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ओवरवेट में क्या हो जाएगा, 25 से लेकर के 29.9 तक ओवरवेट हो जाएगा। अब ओबेज, ओबेज क्या हो जाएगा, मोर देन अगर 30 है या मोर देन 30 है तो ओबेज आ जाएगा। ओबेज की अलग अलग कैटेगरी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या आ जाती है, 30 से लेकर के 34.9 है, 35.0 से लेकर 39.9, और मोर देन 40 है सॉरी, तो वो क्या आ जाता है, ओबेज थर्ड क्लास के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल BMI क्या होती है, अंडरवेट क्या हो जाएगा, और इसके बाद ओवरवेट क्या है, और ओबेज की कितनी कैटेगरीज है। नेक्स्ट
करके और सारे आपके क्लियर हो जाएंगे इससे भी। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, आर्थराइटिस की जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? ऑस्टियो आर्थराइटिस आता है, रोमेटिक आर्थराइटिस है, गाउट होता है, या फिर पिसोरेटिक आर्थराइटिस होता है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन टाइप है आर्थराइटिस का वो है आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, रोमेटिक नहीं होता है, ये तो रोमेटिक फीवर के कारण होता है। ठीक है, गाउट में क्या होता है कि एक तरीके से जो ये भी एक इन्फ्लामेशन ही है, आपके जो जॉइंट्स वगैरह में यूरिक एसिड क्या हो जाता है इसमें डिपॉजिट हो जाता है, और ये भी क्या है आर्थराइटिस का टाइप है। बट जो मोस्ट कॉमन जो आर्थराइटिस पाया जाता है वो क्या होता है? ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, जो किस में पाया जाता है? बोन्स में पाया जाता है। क्वेश्चन है डैश इज कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट सीजर्स। ठीक है, क्या है इसका आंसर कि ऐसा किसका लक्षण है? ये किसका? रिकरेंट, जिसमें क्या होता है सीजर्स आते हैं, बार बार सीजर्स आ रहे हैं। ब्रीफ एपिसोड मतलब छोटे छोटे अंतराल पर है, उसमें क्या आ रहे हैं इसके ब्रीफ एपिसोड ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, छोटे छोटे एपिसोड आ रहे हैं या फिर छोटे छोटे अंतराल में उसको क्या आ रहे हैं? सीजर्स आ रहे हैं। और इनवॉलेंट्री मतलब बिना कुछ, इनवॉलेंट्री मतलब आप समझते हो क्या होता है इनवॉलेंट्री? मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध जब अपने बॉडी मूवमेंट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। एंड दैट में इन्वॉल्व ए पार्ट ऑफ द बॉडी और एंटायर बॉडी, या तो एक बॉडी के किसी पार्ट में आ रहे हैं, पूरी बॉडी में आ रहे हैं, ब्रीफ में आ रहे हैं, छोटे छोटे अंतराल में आ रहे हैं। ठीक है, और बार बार आ रहे हैं। तो ऐसे जो सीजर्स आते हैं आर सम टाइम अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ, और इसमें क्या हो जाता है? कभी कभी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाता है, व्यक्ति को क्या नहीं होता? होश नहीं रहता है। तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से? ठीक है, क्या होता है कि ऐसा जो करेक्टराइज जिसके अंदर क्या होता है? बार बार सीजर्स आ रहे हैं और छोटे छोटे अंतराल में आ रहे हैं, और बॉडी का एक पार्ट या बॉडी का पूरा पार्ट ही उससे क्या होता है? अफेक्टेड हो रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है? इसमें पर्सन बेहोश भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इसको है ऑप्शन आपके सामने, आर्थराइटिस कहेंगे, सिनकोप बोलेंगे, अटेक्सिया बोलेंगे, या फिर एपिलेप्सी बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर, एपिलेप्सी उसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एपिलेप्सी के कुछ साइन और सिम्टम है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया में जो ब्लाइंडनेस का कॉज है सबसे ज्यादा वो क्या है? ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है, रिफ्रैक्टिव एरर है, या फिर कोरोनरी पैथोलॉजीज है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटरेक्ट। इंडिया में ब्लाइंडनेस का सबसे ज्यादा जो कारण है वो क्या है? कैटरेक्ट है, जिसको क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद भी बोलते हैं। इसमें लेंस क्या हो जाता है? धुंधला पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन एडल्ट। एडल्ट में जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज होता है फास्टिंग में दो तरह का होता है, एक तो फास्टिंग में लेते हैं और एक रैंडमली ले लिया जाता है, खाना खाने के बाद लेते हैं उसको। तो जो फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो कितना होना चाहिए? 80 से 100 होना चाहिए, 100 से 125 होना चाहिए, मोर देन 126 होना चाहिए, लेस देन 60 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 80 से लेकर के 100 तक आता है उसका, तो फास्टिंग का ये नॉर्मल लेवल होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी और एक रेंज है, इसमें देख लीजिए आप, जो नॉर्मल है ये 80 से लेकर के 100 हो जाता है। ठीक है, आफ्टर ईटिंग में क्या हो जाएगा? खाना खाने के बाद नॉर्मल कितना हो जाता है? ये हो जाता है 200 तक, 170 से लेकर 200 तक आ रहा है आपका, तो ये क्या है? आपका नॉर्मल है। और अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है 2 घंटे के बाद कम हो जाता है। सबसे पहले फास्टिंग में क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज कम होता है, लेकिन जैसे ही खाना खाते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? पीक पर चली जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, उस टाइम वह बढ़ेगी तो उस टाइम ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन में 200 तक जा सकता है। 200 के बाद फिर क्या हो जाता है? वो धीरे धीरे कम होने लगता है। 2 घंटे के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। और वो कब तक, कहाँ तक हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको 120 से लेकर 140 तक हो जाएगा खाना खाने के 2 घंटे के बाद। यहाँ तक आ रहा है तो आपकी कंडीशन क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है आपका। अगर डायबिटीज की कंडीशन में हम देखें तो क्या होता है? डायबिटिक कंडीशन में ये होता है कि जो फास्टिंग अगर लिया अपन ने तो 126 से ज्यादा आता है। फास्टिंग में अगर ब्लड ग्लूकोज क्या आ रहा है आपका? 126 से ज्यादा आ रहा है तो आपको क्या है? डायबिटीज है। ठीक है, और खाना खाने के बाद अगर आपका कितना आ रहा है? 300 तक चला गया तो आपको डायबिटीज है।
ठीक है, 2 बार लेते हैं ना, कई बार डॉक्टर्स खाना खाने से पहले भी ले आते हैं, खाना खाने के बाद भी ले लेते हैं। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद अभी अगर क्या आ रहा है 200 से ज़्यादा है आपका, कम नहीं हुआ है, तो क्या है, आप डायबिटिक पेशेंट हो। इसके बाद जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज है, मतलब जो बॉर्डर लाइन पर है, इसमें क्या हो सकता है, आप डायबिटिक कंडीशन में जा सकते हो। तो इसमें क्या होगा, इम्पेयर्ड ग्लूकोज में ये आ जाता है आपका 101 से लेकर 125 तक आ रहा है, तो फास्टिंग में है। और आफ्टर ईटिंग में ये कितना आता है, 190 से लेकर के 230 तक आ जाता है। और 140 से लेकर 160 तक इसमें 2 से 3 घंटे के बाद अगर आता है तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ब्लड ग्लूकोज से संबंधित, ठीक है। ये भी इसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, वाई में भी कई बार पूछ लेते हैं, फास्टिंग में कितना होना चाहिए और डायबिटीज में कितना होना चाहिए, ये तो पता ही होना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस इन्वॉल्व एक्सेप्ट। डायबिटीज जो मेलाइटिस है उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है क्या हो सकते हैं, एक को छोड़ करके, एक इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है। रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, एपिलेप्सी, इनसफिशिएंट इन ब्लड फ्लो टू लेग्स, या फिर क्या होगा इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एपिलेप्सी इसमें नहीं होता है। डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से एपिलेप्सी नहीं होता है, बल्कि जो रेटिनोपैथी है ये भी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की वजह से जो आर्टरीज हैं उसमें ग्लूकोज डिपॉजिट हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई उनको नहीं मिल पाती है, किसको, जो आईज की जो नर्व वगैरह है, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, उनमें रेटिना जो डैमेज हो जाती है। नेफ्रोपैथी में क्या होता है, जो किडनी की जो प्रॉब्लम होती है, किडनी को जब प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो उसमें भी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो इसको बोलते हैं हम नेफ्रोपैथी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनसफिशिएंट इन ब्लड ग्लूकोज, लेग्स को भी क्या होता है कि ब्लड फ्लो अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है ग्लूकोज की वजह से, और क्योंकि ग्लूकोज का क्या हो जाता है फॉर्मेशन, या जो आर्टरीज में ग्लूकोज डिपोजिशन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इससे ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है, लेग्स में भी फिर, या फिर नेफ्रॉन में भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा। आइज में नहीं हो पाता तो रेटिनोपैथी हो जाएगा, ब्रेन में नहीं हो पाता तो ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ठीक है। इस तरह से क्या हो जाती है, अलग अलग जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग तरीके से इससे इफेक्ट हो जाते हैं डायबिटीज की वजह से, लेकिन जो एपिलेप्सी है उसका कोई कारण नहीं है डायबिटीज। इसके अलावा इसके ये और कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, ये देख लेना, जैसे सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज हो जाती है, क्योंकि हार्ट को अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा, ठीक है, हार्ट की जो आर्टरीज हैं उसमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो आर्टरी क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएंगी, और उसमें क्या नहीं हो पाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो ब्रेन में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और फुट वगैरह में हो जाती है, इससे जैसे फुट में स्वेलिंग आ जाती है, कई बार जो वुंड हीलिंग है वो भी नहीं हो पाती है, ठीक है, और इस तरह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो जाती है इससे। तो ये सारे कुछ क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज के, ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखना अच्छे इस तरह। और जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज में मैंने बताया आपको, तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होती है, ग्लूकोज की वजह से होते हैं, कि जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उसमें क्या होता है, जो वेसल्स हैं उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसका डिपोजिशन बढ़ जाता है, जिससे जो ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन है, उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण वो जो ऑर्गन्स है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर। नेक्स्ट, अनदर नेम फॉर स्ट्रोक, स्ट्रोक का दूसरा नाम क्या है, सीवीए है, सीएडी, आरएसडी, या फिर सीएसडी, तो राइट आंसर है इसका सीवीडी, सॉरी सीवीए, इसका फुल फॉर्म हो जाती है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। सीएडी का मतलब क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आरएसडी का मतलब रूमेटिक हार्ट डिजीज, सीएसडी का मतलब क्या होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये इनकी फुल फॉर्म है जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आप देख लीजिए स्ट्रोक में क्या होता है कि इस तरह से नॉर्मल कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी मतलब जो ब्लड को कहाँ पर ले जाती है, ब्रेन तक लेके जाती है। इसमें क्या हो जाता है, डिजीज कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी में क्या हो जाते हैं, अगर वो डिजीज हो जाती है, कैसे हो जाती है, इसमें किसी तरह का क्या है, फैट डिपोजिशन हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट ब्रेक ऑफ एंड ट्रेवल्स, इसमें क्या हो जाता है कि ब्लड का क्लॉट बन जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाएगा, तो वो क्या होगा, ब्लड क्लॉट ब्लड इन द सेरिब्रल आर्टरी एंड कॉजिंग एस्ट्रो, इसकी वजह से क्या होगा, ये इसमें फंस जाएगा ब्लड क्लॉट। और ब्लड क्लॉट क्यों फंस जाता है, क्योंकि ये आर्टरी क्या हो गई, नैरो हो गई इसकी, जो किसी भी तरह से,
और नैरो होने के बाद जो ब्लड में क्या हो जाता है, क्लॉट आ जाता है। क्लॉट क्या हो जाता है, इस आर्टरी को क्या कर देता है, ब्रस्ट कर देता है। ब्रेन की आर्टरी है उसको क्या कर देगा, ब्रस्ट कर देगा, और इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रोक होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, CVA कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन किस साल में, अंडर 11th 5 ईयर प्लान, अंडर जो 5 ईयर प्लान है उसमें ये चला गया था, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, वो कब लॉन्च हुआ था, वो डेट बतानी है आपको, 2000 से 2001 में, 2007 से 2008 में, 2004 से 2005 में, या 2010 से लेकर के 2012 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2007 से लेकर 2008 है, वो कौन सा है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड हार्मोन आर, थायराइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ट्राईआइडो थायरोइन ओनली, या थायरोक्सिन ओनली, या ट्राईडो थायरोइन एंड थायरोक्सिन हार्मोन, या नन ऑफ दी अबाउ। तो कौन कौन से होते हैं आपको ये बताना है इसमें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, इसमें होता है ट्राईआइडो थायरोइन भी होता है और थायरोक्सिन भी होता है, T3 भी होता है और T4 हार्मोन भी होता है, इसको ये भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो आपकी इस तरह से ये होता है, TRS है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और T3 को बोलते हैं ट्राईआइडो थायरोइन हार्मोन, और T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। तो दोनों ही क्या होते हैं, ये थायराइड हार्मोन होते हैं, जो थायराइड ग्लैंड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से क्या होते हैं, थायराइड हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, थायराइड हार्मोन यहाँ से रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद ये क्या करेंगे, इस ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। थायराइड ये क्या करती है फिर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, सॉरी यहाँ से सबसे पहले हम चलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं। थायराइड हार्मोन रिलीज होने के बाद ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इसको स्टिमुलेट करेंगे। थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगी, इसे स्टिमुलेट होगी, ये क्या करेगी, किसको ऑर्डर देगी, फिर ये जो थायराइड ग्लैंड है इसको हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए ऑर्डर देती है। यहाँ से फिर क्या होंगे, आपके हार्मोन रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन होंगे, T3 हार्मोन रिलीज होता है, फिर T4 हार्मोन रिलीज होता है, और कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, ये कैल्शियम बोन्स के लिए वगैरह। ठीक है, और ये T3 और T4 ये हार्मोन, इनका फंक्शन क्या है, फिर अलग अलग तरह के इनके फंक्शन होते हैं। तो आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया, किस तरह से ये हार्मोन्स रिलीज होता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड किसको ऑर्डर देता है, फिर थायराइड ग्लैंड को देगा। ठीक है, ठीक है, ये देगा यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ से सीक्रेट होगा हाइपोथैलेमस से, और इससे क्या होगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है, किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसके बाद जो थायराइड ग्लैंड है उससे ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ द सिम्टम ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इंक्लूड एक्सेप्ट। अब हाइपरथायराइडिज्म होता है मतलब जिसमें थायराइड है वो क्या हो जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाता है, उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, जिसमें कई होता है गलगंट रोग जिसको बोलते हैं, जो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसमें कौन सा लक्षण इसका नहीं है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन है आपका नर्वसनेस, हैंड ट्रिमर्स, इंक्रीज प्रेसिपिरेशंस, और एपिलेप्सी। इंक्रीज मतलब पसीना ज्यादा आना, हैंड ट्रिमर मतलब हाथ कप कपाना, नर्वसनेस हो जाती है, या फिर एपिलेप्सी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, इसमें हो जाएगा। एपिलेप्सी इसमें नहीं होता है, बल्कि जो हाइपरथायराइडिज्म है इसमें ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। नर्वसनेस भी होती है, हैंड ट्रिमर्स भी होते हैं, और इंक्रीज प्रेसिपिरेशन मतलब पसीने भी इसमें आते हैं। ये इसके कुछ लक्षण हैं, इनको आप देख लेना, हाइपरथायराइड्स के कौन कौन से होते हैं और हाइपोथायराइड्स के कौन कौन से होते हैं। तो हाइपो के में क्या हो जाएगा, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है, वेट गेन होता है। हाइपो में क्या हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, एंड डिक्रीज स्वेटिंग होती है, और कॉन्स्टिपेशन रहता है, इरेगुलर और हैवी पीरियड्स आते हैं इसमें। इसके अलावा मसल्स में और जॉइंट में पेन होता है, स्लो हार्ट रेट हो जाते हैं, और पफी फेस रहता है इसके अंदर। हाइपो जो थायराइड में होता है उसमें। हाइपर में क्या हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है इसमें। हाइपर में ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस केवल इतना ही ध्यान रखना, हाइपर है तो मतलब वेट कम हो जाएगा इसमें, और हाइपो है तो वेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पफी बल्जिंग आइज हो जाती है, इंक्रीज स्वेटिंग हो जाती है इसमें, और शॉर्ट एंड लाइट पीरियड्स आते हैं इसमें, और नेल्स थिकनिंग हो जाती है, और हार्ट क्या हो जाता है, इंटॉलरेंस हो जाता है, हीट इंटॉलरेंस होती है, नर्वसनेस हो जाती है, मसल्स वीकनेस हो जाती है, डायरिया, इसके साइन सिम्टम है हाइपो के और हाइपर। बट जो मेन कारण है वो तो यही आपको याद रखना है कि जो हाइपर है उसमें वेट कम हो जाता है, बल्कि जो हाइपो है उसमें वेट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी चीजें आपको इस ध्यान रखनी है।
तो क्या क्या इसके लक्षण हैं, कई बार इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और तो इसके साइन सिम्टम मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं अच्छी तरह से, और आप इनको वीडियो को पॉज करके और देख लेना अच्छी तरह से कौन कौन से इसके साइन सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। Hypothyroidism is a common disorder of dash in which the thyroid gland does not produce enough thyroid हार्मोन। मतलब हाइपोथायराइड्स में किसकी कमी हो जाती है या कौन से उसका डिसऑर्डर है ये बताना आपको। हाइपोथायराइडिज्म इज ए कॉमन डिसऑर्डर ऑफ, किस ऑर्गन का डिसऑर्डर है, इन विच द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस, जिसमें क्या करती है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो सफिशिएंट थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोड्यूस नहीं करती है। हाइपो मतलब कम हो गया ना, ठीक है। तो वो सिस्टम बताना है आपको कौन सा सिस्टम का डिसऑर्डर है, इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है या फिर इंटीग्रेटरी सिस्टम का है, एंडोक्राइन सिस्टम का है या फिर मस्कुलर सिस्टम का है। तो इजी क्वेश्चन है ये हमारा हो जाएगा सी। एंडोक्राइन जो सिस्टम है इसका क्या है, ये एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। सारी जो हार्मोन्स का जो सिक्रेशन करने वाले ग्लैंड्स हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है या फिर पेनक्रियाज ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड्स है, ये सारी कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी से तो है नहीं, इंटीग्रेटरी से, स्किन से रिलेटेड है नहीं, मसल से ये है रिलेटेड, तो किससे है, एंडोक्राइन सिस्टम से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। ऑप्शन 1982, 78 है, 85 या 75 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। NPCD's program is started to control and prevent disease this except। जो NPCD डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है वो कौन सी डिजीज को नहीं रोकने के लिए किया गया था, एक को छोड़ करके, ठीक है। डायबिटीज है, कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर है, कैटरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैटरेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि सारी जो NCD की डिजीज है वो इसमें अंदर आती है, नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ऑफ डिजीज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये किसके लिए आती हैं, जितनी भी आपकी NCDs हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनको रोकने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था, बल्कि कैटरेक्ट को रोकने के लिए नहीं चलाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप 2 DM इज नॉन एज, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस इज नॉन एज डैश डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। इस किस टाइप की हम कहेंगे टाइप 2 को, हम पहले इसके बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको, तो आप फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके सामने, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दैश द ऑनसेट इज यूजुअली अक्यूट एंड सीवियर एंड इंसुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, ठीक है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन डैश द ऑनसेट इज यूजुअली अक्यूट, क्या होता है, एकदम से होता है, अक्यूट होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, एंड सीवियर होता है, एंड इंसुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइव, सर्वाइव के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी डायबिटीज मेलाइटिस को क्या बोलेंगे हम, टाइप 1 बोलेंगे, टाइप 2 बोलेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टाइप 1 जो डायबिटीज मेलाइटिस है उसको बोलते हैं हम इंसुलिन डिपेंडेंट। इसमें क्या होती है, पेनक्रियाज बिल्कुल फेल हो जाती है, पेनक्रियाज फेल होने की वजह से उसमें इंसुलिन नहीं बनता है, तो इसलिए पूरी तरह से डिपेंड होती है इंसुलिन के ऊपर। हम पहले ही मैं इसके बारे में पूरी आपको डिटेल में जानकारी दे चुकी हूँ, तो ज़्यादा हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, डायरेक्ट हम इसका आंसर देख लेते हैं। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, टाइप 1 डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंसिव स्टेज 2 इज अ कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर इज, मतलब हाइपरटेंशन की कौन सी स्टेज, सेकंड स्टेज किसको बोलेंगे जिसमें ब्लड प्रेशर कितना रहता है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है 120 से 139, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्री हाइपरटेंसिव जो स्टेज है वो भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ध्यान में रखना है इस चीज को। और दूसरी आपकी 140 से 159, दूसरी आपकी 160 से 180 और 180 से लेकर 110 mm ऑफ Hg या फिर हायर। तो सेकेंड स्टेज जो होती है हाइपरटेंशन की वो कौन सी होती है वो बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो 160 से 180 है वो क्या होती है, सेकेंड स्टेज होती है। 140 से 159 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्या है 90 से 99 mm ऑफ Hg, वो क्या होती है फर्स्ट स्टेज होती है, और ये होती है प्री हाइपरटेंसिव स्टेज, ठीक है, और ये होती है आपकी थर्ड।
समझ में आ गया? चारों को आप लिख लेना इसमें अच्छी तरह से। ये होती है प्री हाइपरटेंसिव, ये वाली होती है बी वाली 140 से 159 वाली होती है फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज आपकी होती है 160 से 180 होती है। 180 से अगर ज्यादा है ब्लड प्रेशर तो वो किस में आता है? आपका थर्ड जो स्टेज होती है उसके अंदर आता है। क्लियर आपका? नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड एक्सेप्ट। हाइपरटेंशन के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एक को छोड़ करके? तो ऑप्शन आपके सामने है, मैक्रो एल्बुमिनिया हो सकता है, या कॉटन वूल स्पॉट हो सकते हैं, कार्डियक अरिथमियाज हो सकता है, या डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। तो क्या हो सकते हैं इसमें? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी आंसर है। डायबिटीज मेलाइटिस इसका वो नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है हाइपरटेंशन का, बल्कि ये सारे ही क्या होते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैक्रो एल्बुमिनिया हो सकता है, कॉटन वूल स्पॉट हो सकता है, और कार्डियक अरिथमियाज हो सकती है, बट डायबिटीज मेलाइटिस इसमें होने की चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन आर्टरी इज इन द ब्रेन बिकम ब्लॉक्ड बाय अ थ्रोम्बस इट कॉज। अगर ब्रेन की कोई आर्टरी क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है किसी थ्रोम्बस के कारण, किसी क्लॉट के कारण, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है स्ट्रोक कहेंगे, अल्जाइमर डिजीज कहेंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलेंगे, या फिर माइग्रेन बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रोक कहेंगे उसको, या फिर CVA भी बोलते हैं, जो हम पहले अभी बता चुकी हूँ मैं आपको। बॉडी मास इंडेक्स BMI, ठीक है, इज अ सिंपल इंडेक्स ऑफ डैश दैट इज कॉमनली यूज टू क्लासीफाई ओवर वेट एंड ओबेसिटी इन एडल्ट। ठीक है, जो BMI जो लेते हैं वो कैसे ली जाती है, किसके ऊपर ली जाती है? जो क्या इंडिकेट करता है, जो क्लासीफाई करता है ओवरवेट को या फिर ओबेसिटी को क्लासीफाई करता है BMI। तो इसमें हम क्या लेते हैं? वेट फॉर हाइट लेते हैं, या हाइट फॉर एज लेते हैं, या हाइट वेट फॉर जेंडर लेते हैं, ऑल ऑफ दी अबाव लेते हैं। सिंपल है, मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं, क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, वेट फॉर हाइट होता है। वेट ऊपर लेते हैं केजी में, और हाइट इसकी अपॉन में नीचे लिखते हैं, जो किसमें होती है? मीटर स्क्वायर में होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग। ओबेसिटी की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है वो बताना है आपको। टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, कैंसर हो सकती है, ऑल ऑफ द ऑप्शंस गिवन आर करेक्ट। तो इसका आंसर डी सही होगा। सारी ही ओबेसिटी की वजह से क्या हो सकते हैं? सारे ही इसके रिस्क हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकती है हार्ट की, और कैंसर भी हो सकती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ द ओबेसिटी एपिडेमिक। जो किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा ओबेसिटी हो जाती है, उसका मेन कॉज क्या है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है डिक्रीज लेजर टाइम एक्टिविटी, इंक्रीज एनर्जी क्वांटिटी डेंसिटी एंड अ मोर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, या चेंज इन जेनेटिक प्रोफाइल, या नन ऑफ द ऑप्शंस गिवन इज करेक्ट। तो राइट आंसर इसका बताना आपको क्या होगा। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत ज्यादा ओबेसिटी दिखाई दे रही है, तो उसका क्या मेन कॉज हो सकता है? मतलब लेजर टाइम का एक्टिविटी वो घट जाना, ये होता है, या इंक्रीज बढ़ जाती है एनर्जी क्वांटिटी डेंसिटी एंड मोर सेडेंटरी लाइफ, सेडेंटरी लाइफ का ज्यादा बढ़ जाना, या चेंज इन जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी बढ़ हो सकता है, या फिर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी, इंक्रीज एनर्जी क्वांटिटी। मतलब ज्यादा तो एनर्जी तो ज्यादा ले रहे हैं, बट उसके कंपैरिजन में क्या नहीं कर रहे हैं, वो इतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, उनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है वो क्या हो रही है? ज्यादा बढ़ती जा रही है, आरामदायक लाइफ स्टाइल ज्यादा हो रही है। मतलब वो जितना एनर्जी ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, और उसकी लाइफ स्टाइल है वो कैसी है? सेडेंटरी टाइप की लाइफ स्टाइल है। मतलब कार में ही आना, एसी कार में आना, एसी में ही जाना, और एसी में ही घर जा करके रहना, इस तरह की जो आरामदायक लाइफ स्टाइल वो क्या कर रहे हैं? प्रेफर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उस पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल एरिया है वहां पर क्या हो रही है? ओबेसिटी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी कुछ कॉजेज हैं इसके, मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं कॉजेज ऑफ ओबेसिटी के, जैसे कि इनकी वजह से भी क्या हो सकती है? ओबेसिटी हो सकती है। जैसे मेडिकेशंस है, ओवर ईटिंग है, इनएक्टिव है, लैक ऑफ स्लीप है, जेनेटिक है, स्मोकिंग है, ठीक है। ये और भी कुछ इसके कॉजेज हैं जो क्या कॉज करते हैं? ओबेसिटी कॉज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओवरवेट। ओवरवेट की क्या डेफिनेशन, किसको बोलेंगे ओवरवेट, किस रेंज में बीएमआई आती है उसको हम ओवरवेट कहेंगे। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है अगर बीएमआई 25 से ज्यादा है, या फिर 25 के बराबर है बीएमआई, या फिर बीएमआई 25 और 29.9 kg पर मीटर स्क्वायर के बीच में है, या फिर 25 से लेकर के 30 kg पर मीटर स्क्वायर है, तो उसको हम बोलेंगे ओवरवेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगर 25 से 29.9 के बीच में बीएमआई आ रही है तो वो क्या है, ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाता है। Now next question is the diagnosis of hyperthyroidism is confirmed by blood tests that show। हाइपरथायराइडिज्म का चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि हाइपरथायराइडिज्म है या नहीं, तो ब्लड टेस्ट हम जब करेंगे तो क्या शो करेगा वो। ऑप्शन है डिक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल ऑफ बिलो 0.05 माइक्रो इंटर यूनिट, या फिर एलिवेटेड T4 लेवल, या एलिवेटेड T3 लेवल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या हो जाता है, जो TSH हार्मोन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बट जो T4 और T3 का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है हाइपर में। बट इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म यू हैव टू रिमेंबर दिस वन दैट T3 एंड T4 लेवल हैज डिक्रीज बट TSH हार्मोन विल बी इंक्रीज। ओके, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है दोनों में। ये क्या आ जाएगा, इसमें आपको इसको याद में रखना है कि जो TSH हार्मोन है वो हो जाता है हाइपर में तो कम हो जाता है, बट जो हाइपो है उसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बताना है आपको कि जो हाइपोथायराइडिज्म है उसका एक क्लिनिकल फीचर नहीं है, प्लूरल इफ्यूजन, मिक्सिडीमा, कार्पल टनल सिंड्रोम, या फिर ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। इसमें हाई ब्लड शुगर नहीं होता है, बल्कि क्या हो जाता है, हाइपो में लो ब्लड शुगर होता है, हाई ब्लड शुगर होता है आपका हाइपर थायराइडिज्म में। ये ध्यान में रखना आपको, बल्कि ये सारे हैं, ये इसके सिम्टम है हाइपो के, बल्कि कौन सा नहीं है, हाई ब्लड शुगर नहीं है हाइपोथायराइडिज्म का। Now next question is NPHCE is a program to provide preventive, curative and rehabilitative services to person। किसको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज कौन से पर्सन्स को ये प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, कौन सा प्रोग्राम है, NPHCE प्रोग्राम। अब NPHCE प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या होता है। ब्लाइंड की देता है, डीफ की है, एल्डरली या फिर कैंसर से जनित जो पर्सन होते हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका एल्डरली पर्सन। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली पर्सन। इनको क्या करता है, ये प्रोग्राम चलाया जाता है जो एल्डरली लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, उनको क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थायराइड हार्मोन आर primarily responsible for regulation of। जो थायराइड हार्मोन है किसके रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन है आपके सामने, मेटाबॉलिज्म के लिए, एक्सक्रीशंस के लिए, रेस्पिरेशंस के लिए, नन ऑफ द अबाव के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज इन्वॉल्व। इसमें से आपको बताना है कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से हैं हार्ट डिजीज के लिए, एक्सेप्ट एक के सिवाय, जिनको आपको बताना क्या है, जेनेटिक फैक्टर क्या है, मॉडिफाई है या नहीं है, जेंडर, एज और ओबेसिटी। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्या है, मॉडिफाई है, ठीक है, वो बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। मॉडिफाइड जो रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी, जबकि जो जेनेटिक फैक्टर है ये नॉन मॉडिफाई है, जेंडर को भी मॉडिफाई नहीं कर सकते और एज को भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब इनको चेंज नहीं कर सकते, बट ओबेसिटी को क्या कर सकते हैं, हम रेगुलेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो ये कौन सा फैक्टर हो जाएगा, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिपिटेशन मीन्स प्रोसेस। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है ये बताना आपको। ये वर्ड पहले भी आ चुका है इसी वीडियो के अंदर, जिसका मैं आपको मीनिंग बता चुकी हूँ क्या होगा। अगर आपने वो ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वेटिंग है, लैक्रिमेशन है, स्वेलिंग है या ब्रीदिंग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका स्वेटिंग। स्वेटिंग को क्या बोलते हैं? पर्स्पिरेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेल चार्ट इज यूज टू मेजर। जो स्नेल चार्ट होता है वो किसके मेजर में यूज आता है? ये वाला क्वेश्चन मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी दिया था। अगर आपने वो कम्युनिटी पोस्ट देखी है तो आपने उसका आंसर वहां पर किया होगा, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चंस क्या किया, गलत किया। केवल 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये बता दिया है कि स्नेल चार्ट किस में यूज किया जाता है। इसके अलावा आप कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप रोज अपडेट रहें, क्योंकि उस पर भी मैं क्या डेली के नए नए जो क्वेश्चंस होते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वो मैं डालती रहती हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर के एक बार जरूर देखें क्वेश्चंस को। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वहां पर डाल रखे हैं और रेगुलर मैं वहां पर क्वेश्चन डालती हूँ, डेली का एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए है हियरिंग एक्यूटी के लिए, या विजुअल एक्यूटी के लिए, या इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर के लिए, या इंट्राक्रैनियल प्रेशर को मेजर करने के लिए ये यूज में किया जाता है। तो सभी ने देखा होगा स्नेल चार्ट वगैरह भी, अगर हॉस्पिटल वगैरह में ड्यूटी करी है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। विजुअल जो एक्यूसिटी है उसको चेक करने के लिए स्नेल चार्ट का यूज किया जाता है। इस तरह का होता है, आपने देखा होगा। इसमें मेजर करते हैं आई साइड को, जो हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो चेक करते हैं किस तरह से। इसमें क्या करते हैं कि टेस्ट किया जाता है 20 फीट की डिस्टेंस पर लेकर के इस तरह से, और जैसे अगर इन वर्डों को यहाँ तक को पढ़ता है तो उसकी जो आई की जो कैपेसिटी है या कि आई की जो एक्यूरेसी आती है वो इतनी आती है 20/15 है, 20/20 है, 20/25 है। ठीक है, इस तरह से इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, ऑन द स्नेल स्केल नॉर्मल विजुअल एक्यूरेसी कितनी होती है? जो नॉर्मल आई साइड होती है वो कितनी होती है, इसमें से आपको बताना है। सभी को पता है 6/6 की, 6/18 की, 6/60 की, या 3/60 की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए है 6/6 की। अगर किसी के आईज है, इसका मतलब ये होता है 6 मीटर से अगर कोई पर्सन को बिठा करके और फिर उससे जो रीडिंग करवाई जाती है, अगर वो सारे अक्षरों को क्या कर लेता है, अच्छी तरह रीड कर लेता है, तो उसकी आई साइड क्या होती है, 6/6 होती है। ठीक है, जैसे जैसे ये डिस्टेंस है ये अलग अलग आ रही है, तो इसका जो मेजर करने का तरीका यही है। जब मिरर के सामने बैठाते हैं तो उस डिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं, क्योंकि अगर रूम छोटा है, ठीक है, और 6 मीटर तक कंप्लीट नहीं हो पाई डिस्टेंस, तो क्या कर लेते हैं मिरर में से देख करके और उस पीछे आगे मिरर लगा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसमें से उसको पढ़वाते हैं कि किस तरह से, ताकि वो डिस्टेंस क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो उस डिस्टेंस को कम करने के लिए मिरर का यूज किया जाता है। ये इस तरह से इसकी जो है आपको ये बतानी है, मैंने बताया यहाँ पर जो नॉर्मल विजन होता है वो इस तरह से 6/6 या 5/6 का भी होता है, तभी नॉर्मल विजन होता है। बट जो माइल्ड विजुअल होता है या इम्पेयरमेंट होता है वो कितना होता है, 6/9 का है, या फिर 6/12 है वो है, और 6/18 है, 6/24 है, 6/36, 6/60। मतलब ये मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट है, मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट है, ये सारे मॉडरेट हैं, ये सारे क्या है, माइल्ड है, और ये नॉर्मल है ये 6/6 की है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, आई टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसको बोलेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है ये बतानी है आपको। ऑप्शन ए है अ डिजीज दैट इज स्प्रेड बाय द पैथोजन ट्रांसफर, या अ जेनेटिक डिजीज है, अ डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और स्किन कॉन्टेक्ट। डी ऑप्शन से आपका स्किन कॉन्टेक्ट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अ डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो बीमारी नहीं फैल सकती है उसको क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल। और कम्युनिकेबल क्या हो जाती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है। नेक्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आल्सो नॉन एज, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल को और हम क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, अक्यूट है, क्रोनिक है, या कम्युनिकेबल डिजीज है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्रोनिक डिजीज हो जाए, जो लंबे समय तक चलती है उस डिजीज को क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज कहते हैं। तो क्रोनिक डिजीज को ही क्या कह सकते हैं, इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबली सर्वाइकल कैंसर डेथ इन इंडिया। सर्वाइकल जो डेथ होती है वो इंडिया में कितनी होती है वो बतानी है आपको। ऑप्शन है नियरली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इन वुमेन, नियरली हाफ एंड नियरली 1/4 ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, एंड नियरली 50%। तो कितनी जो महिलाएं हैं उनकी
जो मृत्यु है वो सर्वाइकल कैंसर से होती है इंडिया में। तो ए ऑप्शन है इसमें। नियरली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन का 1/3 जो वुमेन्स है उनमें क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर से उनकी डेथ होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेट फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन यूज में की जाती है? एचपीवी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस है, टिटनेस है या इम्यूनाइजेशन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ए, एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है, ये वाली होती है वैक्सीन जो यूज की जाती है किसमें, सर्विक्स जो कैंसर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे आज के। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो भी नॉन कम्युनिकेबल से ही रिलेटेड होगा, और उस वीडियो में मैं आपको जो कैंसर है उसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मोस्ट ऑफ उसमें हम करेंगे। इसके अलावा एल्डरली जो केयर की जाती है, इसके अलावा जो साइकोलॉजी है उसका भी हम इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चंस इसमें डाल दूंगी मैं। तो हम 2 से 3 और वीडियो बनेंगे, उसमें हम नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो सारी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।